नमस्कार साथियों। तो मैं रवि भाटी आप सबका पुनः अपने चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। तो साथियों, अपने आज की कक्षा के अंदर बात करेंगे इतिहास के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालों के बारे में प्रारंभ करेंगे। पिछली दो कक्षाओं के अंदर अपने जियोग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और साथ के साथ अभी अपने इतिहास के चैप्टर्स को भी कवर अप करते जाएंगे। तो साथियों, आज की कक्षा क्या रहेगी? अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले इतिहास शब्द मतलब अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्या इस शब्द का अर्थात अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इस इतिहास का जिस तरह हमने जियोग्राफी के अंदर पहली कक्षा के अंदर बात की कि भूगोल का जनक हिर्केटियस को माना जाता है, उसी तरह अपने इतिहास का जनक किसे मानेंगे? हेरोडेट्स को। इतिहास का जनक हेरोडेट्स को, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसे? भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं अधिकतर। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये है अपने भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इतिहास जो है अपने तीन पार्ट से करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीन भागों के अंदर अपने डिवाइडेशन रहेगा इसका। किस तरह से? इतिहास कौन कौन सा? पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा? ऐतिहासिक काल, जो वर्तमान के अंदर भारत का बात करते हैं अपने ऐतिहासिक काल, ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो वो है जिसके अंदर अपने जो मनुष्य को लिपि, लेखन, उससे संबंधित किसी प्रकार का नॉलेज नहीं था। इस कारण वे अभिलेखों को नहीं पढ़ सके और किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को भी नहीं प्राप्त कर सके। मतलब जो प्रागैतिहासिक काल था उसके अंदर लिपि व लेखन कला का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लिपि व लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ये पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर अपने लिपियों का नॉलेज था। लिपियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन लेखन कला को फिर भी नहीं पढ़ सके वो, ठीक है। अब लेखों के बारे में फिर भी नहीं पढ़ सके वो। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर लिपियों को तो जानने लगे, लिपि का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ये कुतर्क है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। ये था आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के अंदर लिपियों का नॉलेज प्राप्त होने के कारण अच्छी तरह से वो उन्हें पढ़ा भी जा सका, जिस कारण अपने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में आगे वर्णन है। किस तरह? यहां पर अपने लिपियों को पढ़ा, लिपियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, साथ में लेखन कला का भी अपने कार्य प्रारंभ हुआ। लेखन कला प्रारंभ होगी, ठीक। ये था प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, एक शब्दों में बात करें तो। और जो प्रागैतिहासिक काल है उनके अंदर अपने बात करें यदि पूरा पाषाण काल, जैसे पाषाणकालीन और ताम्र पाषाणकालीन, इन दो युगों को अपने किसके अंदर बात करेंगे? प्रागैतिहासिक कालों के अंदर। कौन कौन सा? पाषाण काल और कौन सा? ताम्र पाषाण काल, ताम्र काल, जहां पे अपने तांबे की खोज हुई थी और सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग मनुष्य ने प्रारंभ करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल के अंदर जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी एग्जाम्पल है ये अपने? सिंधु घाटी सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता, इन सब के बारे में कौन कौन से डिवाइडेशन रहेगा आदि ऐतिहासिक काल के अंदर। और यदि बात करें ऐतिहासिक काल के अंदर तो कौन कौन सा, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा कौन सा, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। साथियों ये था अपने प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में महत्वपूर्ण परिभाषा, उनसे संबंधित एक एक उदाहरण। अब अपने बात करेंगे कौन कौन सा पॉइंट ये कवर अप हुआ। अब पहला पॉइंट अपना रहेगा पाषाणकालीन, पाषाण काल के बारे में आज की कक्षा के अंदर अपने चर्चा करेंगे। कौन सा देखेंगे, पाषाण काल। फिर उसके बाद ताम्र काल, जो कि अपना छोटा सा ये जहां से अपने लगभग एक दो क्वेश्चन बनने होंगे तो बनेंगे। मतलब ताम्र काल के अंदर अपने तांबे की खोज की गई थी। कौन सा, पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, इस काल के बारे में आपने बात करेंगे। और इस काल की जो अपने भारत के जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, भारतीय पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने 1863 ईस्वी के अंदर सबसे पहले पाषाण काल की खोज की थी। कौन से, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम सन 1863 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण काल के बारे में खोज की। फुट ने खोज की किसके बारे में, तो पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल को मुख्यतः अपने तीन भागों में बात करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन सा, पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा कौन सा, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ये अपने पाषाण काल के तीन भाग है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और पूरा पाषाण काल का समय जो है अपने 20 लाख ईसा पूर्व से, 20 लाख ईसा पूर्व से, या इनका सबका अलग अलग ने बात करते हैं, अलग अलग डिस्कशन करते हैं। पहला अपना पूरा पाषाण काल है। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवधि जो है पूरा पाषाण काल की मानी जाती है। कौन सी, पूरा पाषाण काल की, इतिहास की सबसे लंबी अवधि, इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवधि जो कौन सी है, प्रारंभिक अवधि, प्रारंभिक अवधि कौन सी है, पूरा पाषाण काल। और इसका कालक्रम जो है कितना, कालक्रम 20 लाख ईसा पूर्व से, 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक, 20 लाख ईसा पूर्व से 12 लाख ईसा पूर्व तक के पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। ठीक है, और पूरा पाषाण काल के अंदर सबसे पहले मानव जो है उसमें अस्थिर था और भोजन के लिए, भोजन के संग्रह के लिए वह शिकार करता था। इस कारण शिकार करने के कारण उस मानव को अपने खानाबदोश कहते थे। क्या कहते थे, उस समय नाम था अपना परिभाषिक शब्दावली के रूप में खानाबदोश किसे कहते हैं, कि पूरा पाषाण काल के अंदर जो मनुष्य है अस्थिर होने के कारण भोजन के संग्रह के लिए वह अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करता था, और बड़े बड़े औजारों का उपयोग करके वह भोजन मतलब शिकार करता था। इस कारण से अपने खानाबदोश कहते हैं, मानव को खानाबदोश कहते थे। ठीक है, क्यों कहते थे, क्योंकि वह शिकार करता था भोजन के संग्रह के लिए, शिकार करके भोजन संग्रहण करता था, भोजन संग्रह करता था। ठीक है, शिकार करता, भोजन संग्रहण करता। और पूरा पाषाण काल के अंदर यदि महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा जो आप बेसिकली नोट करें कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है आग की खोज करना था। जो महत्वपूर्ण एग्जामों के अंदर लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आग की खोज करना किस काल के अंदर अपने खोजा गया, यहाँ पे नोट करेंगे अपने सारा कुछ। ये हो गया अपना कि सबसे पहले कौन सा, इस काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है आग की खोज करना। सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज करना। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, आग की खोज करना। स्टार लगा ले इन क्वेश्चनों पर। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण के अंदर एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, बाकी का पॉइंट भी करेंगे कि आग की खोज करना, आग की खोज
पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इसी प्रकार जो शैल चित्राएं अपनी जो भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं, वो भी जहां से अपने चित्रकला का सबसे पहले प्रमाण मिलता है भीमबेटका की गुफाओं से, वो भी किस कालक्रम के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर। भीमबेटका जो अपने रायसेन जिले मध्य प्रदेश के अंदर है। और भीमबेटका की गुफाओं के संस्थापक कौन, वीएम वाकड़कर। महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा, पूरा पाषाण काल। आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि। दूसरा, शैल चित्राओं मतलब चित्रकला का प्रमाण, सबसे पहले चित्रकला का प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। भीमबेटका की गुफाओं, और भीमबेटका की गुफाएं वर्तमान के अंदर रायसेन जिले के अंदर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, भीमबेटका का संस्थापक कौन, वीएम वाकड़कर। वीएम वाकड़कर। ठीक है। यदि तीसरा एक और पॉइंट, भीमबेटका की गुफाएं कौन सी नदी के अंदर है, सिंधु नदी पर। पॉइंट के अंदर पॉइंट मिल रहे, सिंधु नदी पर। ठीक है। ये 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट कि भीमबेटका की गुफाएं जहां से अपनी चित्रकला का सबसे पहले प्रमाण मिलता है शैल चित्रकलाओं का। ये थी अपने पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। अब अपने बात करें दूसरा कौन सा, मध्य पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण काल जो पाषाण काल का दूसरा पॉइंट है, कौन सा, मध्य पाषाण का 2 नंबर वाला, मध्य पाषाण काल। और इस काल की जो कालक्रम अवधि है 12,000 ईसा पूर्व से, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। साथियों ये नोट करेंगे, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। साथियों ये जो कालक्रम अवधि है कुछ बुक्स के अंदर अलग अलग दी हुई है, लेकिन ये जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। लगभग एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछी जाती, तो बाकी ये नोट करेंगे कि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण कालक्रम माना जाता है। और इस काल के अंदर सबसे पहले पशुपालन की खोज की गई थी। जो मनुष्य उन्होंने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, और उनका जीवन अस्थायी था, और वो नवपाषाण काल के अंदर जाकर स्थायी हो गया। ठीक है। कौन सा, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, पहला पॉइंट, पशुपालन प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और दूसरा, जो पूरा पाषाण काल थे उनके अंदर बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे। और मध्य पाषाण काल के अंदर वही उन्होंने छोटे छोटे नुकीले औजारों का हथियारों के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा, छोटे छोटे नुकीले पत्थरों का प्रयोग औजारों के रूप में करना, छोटे छोटे नुकीले औजारों का प्रयोग, छोटे छोटे नुकीले औजारों का प्रयोग क्या कहलाता है, माइक्रोलिथ। ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहेगा कि मध्य पाषाण काल के अंदर सबसे पहले पालतू पशु जो था कौन, कुत्ता था। पालतू पशु सबसे पहले, पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है। ये 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे मध्य पाषाण काल के। और अब बात करते हैं अपने कौन सा, तीसरा और अंतिम, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो पूरा पाषाण काल का तीसरा पॉइंट है, जिसका कालक्रम जो है मध्य पाषाण काल के बाद 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वो किसका, नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल जिसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, जो मध्य पाषाण काल था उसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व तक था, और जो नवपाषाण काल है उसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक था। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, 3,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल का कालक्रम माना जाता है।
ठीक है। और इस काल के अंदर, नवपाषाण के काल के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पहिए की खोज करना। कौन सी? पहिए की खोज करना। पहिए की खोज करना। ठीक है, पहिए की खोज करना नवपाषाण काल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी काल के अंदर अपने पहिए की खोज हुई थी। और दूसरी बात, नवपाषाण काल के अंदर जो पुरापाषाण काल था उसके अंदर जीवन जो था अस्थायी था मनुष्य का। भोजन के लिए अलग अलग जगह पर बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते भोजन करते थे, शिकार करते थे। लेकिन जो जैसे ही मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आया, मनुष्य का जीवन स्थायी हो गया। स्थायी होने के कारण वहां पे उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि प्रारंभ किया, इसी कारण वहां पे पशुपालन भी विधिवत रूप से होने लगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उन्होंने कृषि स्थायी होने के कारण, स्थायी जीवन होने के कारण मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा एक जगह। स्थायी जीवन होने से कृषि प्रारंभ कर दी उन्होंने, कृषि प्रारंभ कर दी। और कृषि प्रारंभ करने के बाद वह विधिवत रूप से पशुपालन भी करने लगा। ठीक है, ये थे नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण पॉइंट। हमने बात की आज की कक्षा के अंदर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जो पाषाण काल के 3 भाग माने जाते हैं। और इन तीनों के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मेरी दृष्टि से बनते हैं, वो उनको एक बार लिख के नोट करते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे किसके? तीनों कालों के अंदर, पाषाण काल के। या इनसे पहले थोड़ा सा ये देखते हैं, अपने जो ताम्र काल है उसके अंदर सबसे पहले अपने तांबे धातु का प्रयोग हुआ। उनमें से एक ही पॉइंट बनता है। दूसरा जो अपना था पाषाण काल का, ताम्र काल। ताम्र काल, और ताम्र काल के अंदर सबसे पहले जो धातु है तांबे का प्रयोग हुआ। तांबे धातु का प्रयोग, तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने प्रारंभ किया। ठीक है। और जो उन्होंने पत्थरों के जो औजार है उनका प्रयोग करते थे, उनके साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ये था ताम्र काल के अंदर। ये अपने तीनों कालों के अंदर बात की, जो पाषाण काल और ताम्र काल। साथियों, आज की कक्षा के अंदर अपने इतना ही करेंगे। सबसे पहले अपने उनका महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो भी नोट करते हैं पहले, फिर कक्षा को एंड करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो कक्षा में करवाया गया उनमें से कि सबसे पहले पहिए की खोज या फिर आग की खोज कौन से काल के अंदर हुई? आग की खोज कौन से काल के अंदर हुई? पुरापाषाण काल में। ठीक है, आग की खोज पुरापाषाण काल में। माइक्रोलिथ किसे कहते हैं? तीनों कालों में से एक एक पॉइंट बनता है। माइक्रोलिथ छोटे छोटे नुकीले औजारों का, छोटे छोटे नुकीले औजार। ठीक है। और तीसरा कौन सा? पहिए की खोज। पहिए की खोज कौन से काल के अंदर हुई? नवपाषाण में। ये था आज की कक्षा के अंदर जितना करवाया उनमें से। अब बात करते हैं अपने मेहरगढ़, कोल्डी हवा, बुर्जहोम, भीमबेटका, इन चारों स्थानों से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए अपने, कौन कौन से? बुर्जहोम, मेहरगढ़। ये देखते हैं पहला कौन सा? मेहरगढ़। मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, और चौथा कौन सा हो गया अपना? भीमबेटका, जिसके बारे में अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कक्षा के अंदर। मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डी हवा और भीमबेटका। मेहरगढ़ के अंदर अपने कौन सा? गेहूं की खेती का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। खेती का या कृषि का, ये भी कहते हैं, गेहूं की कृषि का। ठीक है। और बुर्जहोम से अपने ये साक्ष्य मिलता है कि वहां पर इस समय बुर्जहोम के अंदर जो मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाया जाता है। ये साक्ष्य मिलते हैं, मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है।
ये था बुर्जहोम से। और पॉल डी हवा से अपने चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल की खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बुर्जहोम से। और भीमबेटका की गुफाओं से अपने शैल चित्रों का साक्ष्य मिलता है, जो अपने पहले बात कर चुके हैं पहली ऊपर क्लास के अंदर। यदि आपने पूरी कक्षा देखी होगी तो आपको पता होगा भीमबेटका से यहाँ पे शैल चित्रकलाओं का प्रमाण मिलता है। ठीक है साथियों, आज की कक्षा के अंदर अपने इतना ही करेंगे, और आपको जो भी करवाया है उन सबको आप रिवीजन करके आए, ताकि अगली कक्षा के अंदर अपने इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।